हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th ऑफ मई के करंट अफेयर्स, लेकिन शुरुआत करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो 12th ऑफ मई को हम कौन सा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं? 12 मई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। नर्सेज जो स्टाफ होती हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से वो दिन रात काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई। इंटरनेशनल नर्सेज डे हम 12th ऑफ मई को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल अगर आप थीम देखेंगे तो इस साल की आप थीम पाएंगे आर नर्सेज आर फ्यूचर, ये इस साल की थीम है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? आज ही के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे होता है। आज ही के दिन जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे होता है, इसलिए हम इंटरनेशनल नर्सेज डे 12th ऑफ मई को सेलिब्रेट करते हैं। और 1974 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो ये आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डे था। ओके, सो वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ मैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है न्यूज़ में उनको देख लेते हैं। इसके बाद हम नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस न्यूज़, इकोनॉमी की न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, वो सारी बातों को कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकें, नहीं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाती हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आया था अबाउट द हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज। तो देखिएगा, हिस्ट्री की आपको टू द पॉइंट सीरीज कहाँ पर मिलेगी? आप प्लेलिस्ट पे जाइए, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी जहाँ पे अराउंड 7 वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ कौन है? मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनको एक अवार्ड दिया जा रहा है जिस अवार्ड का नाम है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड सीएम योगी को दिया गया। क्यों दिया गया? क्रिएटिंग फियर फ्री यूपी। ये तो सोचने वाली बात है, राइट? क्रिएटिंग फियर फ्री यूपी की यूपी जो है अब उसमें डर की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम जितने भी माफिया थे सबको ख़त्म कर दिया है। सो क्रिएटिंग फियर फ्री यूपी के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड सीएम योगी को दिया गया। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। इस अवार्ड की शुरुआत 1996 में हुई थी। इनके अलावा आप देखेंगे प्रेम चोपड़ा, उदित नारायण, राजपाल यादव, ऐसे कुछ और पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे 13 भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी चीफ गेस्ट थे और इसे ऑर्गेनाइज किसने कराया था? इसको ऑर्गेनाइज कराया था बुद्ध अंजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले पर्सन जो है न्यूज़ में उनको हम देख लेते हैं। ये है रत्नेंद्र रमन। इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है कोलकाता पोर्ट का, और कोलकाता पोर्ट का नाम आप सभी को पता है चेंज करके कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं रत्नेंद्र रमन। कुछ दिन पहले मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में आपको डिस्कशन किया था, जहां से एक कार्गो शिप भेजी गई है सितवे पोर्ट म्यांमार में, है ना? ये बातें हमने की थी। कलादान प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिस्कशन हमने किया था। अब ये अपना टेन्योर इनका शुरू होगा। इसके अलावा ये इसके पहले कहाँ काम कर रहे थे? तो चीफ फ्रिगेट ट्रैफिक मैनेजर थे ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो एक रिवराइन पोर्ट है, मतलब नदी पे बनाया गया एक बंदरगाह है जो कि कोलकाता में है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारे देश का ये पोर्ट है। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया था 1870 में। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा काम आज करना है, आप इसको अपना टास्क समझ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत समय अगर आपके पास आज हो तो करना सिर्फ इतना सा कि इंडिया के मैप में काफ़ी सारे पोर्ट्स आपको मिलेंगे, आपके वेस्टर्न घाट पे भी मिलेंगे और ईस्टर्न घाट पे भी मिलेंगे, है ना? तो इन पोर्ट को ज़रा लोकेट करके, इन पोर्ट्स को ज़रा लोकेट करके इनके नामकरण कर लेना। ठीक है, क्योंकि पोर्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते और काफ़ी सारे पोर्ट्स इस साल न्यूज़ में थे। ठीक है, पारादीप कहाँ पर है, आपका कामराज पोर्ट कहाँ है, कोलकाता पोर्ट कहाँ है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो वो सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा यहाँ पे बना लीजिएगा। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है प्रवीण चित्रवेल। सेट नेशनल रिकॉर्ड इन द ट्रिपल जंप इन क्यूबा। तो रिसेंटली इन्होंने हवाना
क्यूबा में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने ट्रिपल जंप में 17.37 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था वो रंजीत महेश्वरी के पास था। रंजीत महेश्वरी ने 2016 में ट्रिपल जंप में 17.30 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था बेंगलुरु में। और अभी हवाना क्यूबा में जो ये ट्रिपल जंप हुई है तो प्रवीण चित्रवल ने 17.37 मीटर पर नेशनल रिकॉर्ड भारत के लिए तैयार किया है। तो आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाएगा, प्रवीण चित्रवल जो कि न्यूज में थे वो किस गेम से हैं या किस स्पोर्ट्स से हैं? तो एक एथलीट है और ट्रिपल जंप से इनका एसोसिएशन है। चलिए अगले पर्सन की तरफ बात करते हैं। ये है एस.एन. सुब्रमण्यम और इन्हें चेयरमैन एंड एमडी बनाया जा रहा है एल.एन.टी का। एल.एन.टी आप सभी को पता है लार्सन एंड टर्बो, हमारे देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अलग अलग सेक्टर, चाहे वो आईटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, रोड कंस्ट्रक्शन, अलग अलग सेक्टर में काम करती है। 7 February 1947 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और मुंबई में आपको एल.एन.टी का ऑफिस मिल जाएगा। तो एल.एन.टी के अभी जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है एल.एन.टी ग्रुप के वो है ए.एम. नायक। इनका टेन्योर 30 सितंबर 2023 को खत्म हो रहा है, इसलिए लॉर्सन एंड टर्बो बोर्ड है उसने एस.एन. सुब्रमण्यम को अगला चेयरमैन और एमडी अपॉइंट किया है। इनका टेन्योर 1 अक्टूबर से शुरू होगा। अभी ये क्या काम कर रहे हैं? तो सुब्रमण्यम साहब अभी सीईओ हैं एल.एन.टी के, आगे ये चेयरमैन बन जाएंगे। चलो ये कुछ पर्सन्स थे जो हमने न्यूज़ में देखे। इस न्यूज़ को मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 4-5 मंथ्स पहले मैंने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था, है ना। अब वापस से चर्चा में आ गई तो हमने सोचा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। शांति निकेतन इन टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो यहाँ पे देखो यूनेस्को के द्वारा एक तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होती हैं, एक उनकी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई साइट्स होती हैं। पहले टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होती हैं, फिर वोटिंग वगैरह होती है और उसके बाद फिर फाइनल इनको स्टेटस दिया जाता है, ठीक है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन, इसको यूनेस्को वर्ल्ड टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। शांति निकेतन जो है वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो कि हमारे भारत के पहले नोवेलिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी लंबा समय यहाँ पर स्पेंड किया है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है। यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैं, इन्होंने कहा है कि हो सकता है, मतलब जो रियाद सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग है सितंबर में, हो सकता है इसको टेंटेटिव लिस्ट से हटा के फाइनल लिस्ट में शामिल कर दें। मतलब प्रयास जारी है पर फिलहाल इसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए अगली बात करते हैं हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। तो रिसेंटली सर्वनंदा सोनोवाल जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट वाटरवे एंड शिपिंग को संभालते हैं, उन्होंने ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस को लॉन्च किया है जिसका नाम है हरित सागर। नाम से समझ में आ रहा है हरित सागर का मकसद ये है कि हमें कार्बन एमिशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हमें अचीव करना है। मतलब बेसिकली यहाँ पे हरित सागर का क्या मकसद है? हरित सागर का मकसद है टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल आवर पोर्ट्स, है ना। जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, चाहे वो ईस्टर्न घाट में हो या वेस्टर्न घाट में हो, हम यहाँ पे कुछ पॉलिसी लेकर आए हैं कि जीरो वेस्ट डिस्चार्ज हो पोर्ट ऑपरेशंस में। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन को रिड्यूस कर सकें। हम रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीपर्पसिंग कॉन्सेप्ट पर काम करें जिससे एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस शुरू हो सके। इसका ही नाम हरित सागर है। अब इसके अलावा आप देख रहे हैं सागर श्रेष्ठ सम्मान भी यहाँ पर दिया गया। सर्वनंदा सोनोवाल जी के द्वारा सागर श्रेष्ठ सम्मान भी दिया गया। अलग अलग पैरामीटर पे हमारे जो पोर्ट्स हैं ना, हमारे बंदरगाह, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी है और कई सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर यहाँ पे जज किए जाते हैं। तो एक बार हम उन अवार्ड्स को देख लेते हैं। आपका काम होना चाहिए कि मैप में इन पोर्ट्स को आप लोकेट कर लें, ठीक है। पहली बात है बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2022 एंड 23। ये अवार्ड दीन दयाल पोर्ट को गया है जो कि कांडला में है। हैंडलिंग हाईएस्ट कार्गो, इसने हाईएस्ट कार्गो को हैंडल किया है 137.56 मिलियन मेट्रिक टन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है।
अभी टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो कोई भी वेसल या कोई भी मतलब पोर्ट पे आपकी शिप पहुंचती है, वेसल पहुंचता है, वो वहां पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर आपको शिप को खाली करना पड़ता है, उसको वहां से रफा दफा करना पड़ता है, तभी तो अगली शिप आ पाएगी ना। यही आपका बेसिकली टर्न अराउंड टाइम होता है। तो वेसल टर्न अराउंड टाइम इज डिफाइंड एज अ टोटल टाइम दैट अ वेसल स्पेंड एट अ पोर्ट फ्रॉम इट्स अराइवल टू डिपार्चर। तो यहाँ पे अचीविंग मेजर टाइम माइलस्टोन इन टर्न अराउंड टाइम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट को यहाँ पर शील्डिंग ऑन शिप वर्थ डेट आउटपुट के लिए अवार्ड दिया है। तो यहाँ पे बर्थ, जैसे कि हमारे रेलवे होती है, रेलवे की बर्थ होती है ना, वैसे यहाँ पे बर्थ की अगर बात करें तो बर्थ क्या होती है, जैसे कि डॉकयार्ड आप कह सकते हो, जहाँ पे जहाज को बांध के आप रख रहे हो, जहाज को आप रख रहे हो, ठीक है ना, वो एक लोकेशन है पोर्ट या हार्बर में जहां पर आप वेसल्स को रखते हो, ठीक है, जब वो सी में नहीं होते है ना, अलग से आपने खड़े करके रखे हुए हैं। तो अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगली बात है यहाँ पे अवार्ड फॉर बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस जिसने कार्गो कैपेसिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अपने पिछली कैपेसिटी से इस साल ज़्यादा कार्गो को हैंडल किया है, तो वो पारादीप पोर्ट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है 16.56%। तो दो अलग अलग बातें मैं कर रही हूँ। आपका दीनदयाल पोर्ट सबसे ज़्यादा कार्गो को इसने हैंडल किया दिस फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे जिसका इंक्रीमेंट हुआ है कार्गो हैंडलिंग में वो पारादीप पोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा पारादीप पोर्ट जो है इसको ओवरऑल बेस्ट पोर्ट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड फॉर द बेस्ट पोर्ट फॉर कन्फर टू द पारादीप पोर्ट ऑन ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द कार्गो हैंडलिंग, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, शिप बर्थ रेट, ये गलत स्पेलिंग लिख गया है यहाँ पे, BERTH होना चाहिए, ठीक है, आउटपुट, द आइडियल टाइम एट बर्थ, ऑपरेटिंग रेशियो एटसेट्रा। तो सारे ओवरऑल अगर पूरे पैरामीटर को ध्यान में रखा जाए तो पारादीप पोर्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया है। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पॉट टैक्सी के बारे में। ये जो दिख रही है ना, यही है पॉट टैक्सी। अब ये पॉट टैक्सी क्या होती है, तो पॉट टैक्सी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड फास्ट टैक्सी होती है जिसके लिए एक अलग से स्टील के ट्रैक बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है। इसमें इंसान जो है ह्यूमन एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, जिससे ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा सके और कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अभी फिलहाल में ये जो पॉट टैक्सी शुरू हो रही है वो उत्तर प्रदेश में 2024 तक शुरू होगी और 37,000 जो भी आपके वर्कर्स हैं या जो भी एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जॉब के लिए जाता है, अपने काम के लिए जाता है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा, जिससे इस हैवी ट्रैफिक एरिया में ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सके। तो यूपी जो है इंडिया का पहला स्टेट बनने जा रहा है जिसको पॉट टैक्सी बहुत जल्दी मिल जाएगी। और ये पॉट टैक्सी जो है वो फिल्म सिटी को जवार पोर्ट से कनेक्ट करेगी, फिल्म सिटी को जवार पोर्ट से कनेक्ट करेगी, और इसके लिए 810 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है, 810 करोड़ रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट है Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated and led the foundation stone for variety of development project worth over 5500 करोड़ in which state। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 5500 करोड़ रुपए से अधिक अलग अलग परियोजनाओं का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कहाँ पर, तो राजस्थान में। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा है और इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है वो रोड हाईवे से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी ने 114 किलोमीटर का 6 लेन उदयपुर समहलची सेक्शन ऑफ NH48 का फाउंडेशन स्टोन रखा है। 110 किलोमीटर बार बिलारा जोधपुर सेक्शन ऑफ NH25 और आपका 46 किलोमीटर NH58E का फाउंडेशन स्टोन रखा है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और कई सारे छोटे छोटे रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है राजसमंद में, उदयपुर में। और इसके अलावा एक नया न्यू लाइन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि नाथद्वारा टाउन को राजसमंद से मतलब नाथद्वारा टाउन में राजसमंद में, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा रिसेंटली जो काम किए गए हैं आप उनकी एक छोटी सी लिस्ट देख सकते हैं। रिसेंट में जो भी उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे हैं वो उनकी बातें हैं, ठीक है। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश की, चाहे वो नन हो या कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ,
ठीक है, जो 18 साल से 60 साल के बीच की हैं, 18 to 16 ईयर की हैं, उनको हर महीने 1500 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड ₹1500 ईच मंथ टू ऑल वीमेन एज 18 to 60 ईयर इन द स्पीति वैली एज अ इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। ठीक है, और सारे के सारे वीमेन्स इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नन। ठीक, नेक्स्ट है, अभी तक हम बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, है ना, एटसेट्रा। कभी आपने राइट टू वॉक सुना है? बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर पंजाब स्टेट पहला स्टेट बन गया है हमारे देश का जिसने लॉ बनाया है राइट टू वॉक। सभी को चलने का अधिकार है, जहां मन हो वहां चलो, सिंपल सी बात है। तो पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओइंग एजेंसी प्रोवाइड फुटपाथ एंड साइकिल ट्रैक। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े रोड बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, मतलब जो शहर के अंदर भी आपके रोड बनते हैं, तो कई बार रोड में पेडेस्ट्रियन होता है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होता है, या फिर साइकिल वालों के लिए भी रास्ता होता है ना। तो यहाँ पर अभी मैंडेट कर दिया है, अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो NHAI हो या आपका PWD डिपार्टमेंट हो, लोकल बॉडीज हो, कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो उसके लिए कंपलसरी है कि आप फुटपाथ बनाओगे पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए, और साइकिल ट्रैक भी बनाओगे। ठीक है, ये मैंडेट कर दिया है क्योंकि ऐसा पाया गया है हर महीने मोर देन 10 पीपल्स की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स में। और ये जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उन पे क्या होता है, इंक्रोचमेंट हो जाता है। जैसे मुंबई का हाल बता सकती हूँ, मुंबई के जितने भी पेडेस्ट्रियन है ना, ऑलमोस्ट 90% में आप देखोगे पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं होता, वहाँ पे इंक्रोचमेंट होकर छोटी छोटी शॉप्स लगा दी जाती हैं। तो इसलिए इस लॉ को यहाँ पे पास किया गया है जिससे इंक्रोचमेंट भी ना हो और एक पाथवे मिल सके पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल वालों के लिए, जिनसे रोड एक्सीडेंट को बचा जा सके। अगली बात करते हैं 35th इंडो थाई कॉर्पेट के बारे में। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बारे में बात हो रही है। तो इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी ने 35th इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज जो थी, पेट्रोलिंग मतलब आपका एक्सरसाइज ही बोल सकते हैं, वो कंक्लूड की है। 3 मई से लेकर 10 मई के बीच में चल रही थी, 35th एडिशन था, अंडमान सी में इसको कंक्लूड कराया गया है। ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ट्रेड रूट को डेवलप करने के लिए सारी तैयारियां की जा रही थी, और INS केसरी का नाम याद रखेंगे जिसने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है IAF C-25 एयरक्राफ्ट, भारत का पहले मिलिट्री एयरक्राफ्ट की सफल उड़ान। अब इसके बारे में हम थोड़े से जानकारी ले लेते हैं कि C-295 क्या है, किसकी मदद से हमने तैयार किया है, कब इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारी बातों को हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एयरबस C-295 फॉर इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो रिसेंटली इंडिया की पहली एयरबस C-295 के द्वारा अपनी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट को कंडक्ट किया है। सेकेंड हाफ 2023 के ये जो डिलीवर कर दिए जाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लाइट जो है वो एक माइलस्टोन है क्योंकि ये मेक इन इंडिया है, एरोस्पेस प्रोग्राम है। इंडियन एयरफोर्स इससे एक लार्जर ऑपरेटर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में जिसके पास C-295 होगा। ठीक है, जिससे हमारी जो कैपेबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स की वो भी इंक्रीज होगी। अगर मैं एयरबस C-295 के बारे में बात करूं तो इस एयरक्राफ्ट को टेस्ट कहाँ पे किया गया, ये जो पहली फ्लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्पेन में की गई है। ठीक है ना, 3 आवर्स तक, 3 घंटे तक इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया और इस फ्लाइट को टेस्ट किया गया स्पेन में। तो यहाँ पे 16 एयरक्राफ्ट जो है वो स्पेन में बिल्ड हुए हैं, बाकी बचे हुए जो 40 एयरक्राफ्ट हैं वो भारत में बिल्ड होंगे। भारत में कहाँ पर बिल्ड होंगे, तो गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे C-295 को भारत में कौन बिल्ड कर रहा है, तो स्पेन का। स्पेन से हमने टेक्नोलॉजी ली है, स्पेन में ही हमारे जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे 40 क्राफ्ट जो है वो गुजरात में तैयार किए जाएंगे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस की मदद से। ठीक है ना, फर्स्ट एयरक्राफ्ट इज लाइकली टू बी डिलीवर बाय द September 2023 एंड इंडियन एयरफोर्स पर्सनल ऑलरेडी बीइंग ट्रेन्ड इन स्पेन। अब यहाँ टाटा के द्वारा एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया गया है बड़ौदा में, एंड विल ऑल्सो सेटअप एन एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉम्प्लेक्स एट धौलेरा। इसके लिए 2021 में 21,000 करोड़ रुपए की डील साइन की गई थी कि 56 C-295 को हम तैयार करेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रही है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया अमंग टॉप 5 कंट्रीज वेयर बेबीज आर बोर्न प्री टर्म।
अब ये क्या बात हो गई, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, WHO, उन सब की मदद से बेसिकली यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है, पहली चीज़ तो ये समझिएगा। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इंडिया यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज में आती है जहाँ पे बेबी का बर्थ प्री टर्म हो जाता है। प्री टर्म का क्या मतलब है, हम लोग जनरली सभी लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, 9 मंथ्स या फिर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है। तो 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको हम प्री टर्म बॉर्न बेबी कहते हैं। तो ऐसा बताया गया कि 13.4 मिलियन बेबीज जो है वो प्री टर्म यहाँ पर डिलीवर हुए हैं, उनका मतलब डिलीवरी जो है वो 37 वीक से पहले हुई है। और 45% उनमें से जो है वो 5 कंट्रीज में है, जिसमें से भारत है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चाइना और इथोपिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत सीवियर कंसर्न है क्योंकि वो बच्चे एक तो कमज़ोर भी होते हैं जिनका बर्थ प्री टर्म होता है, और कई सारी साइलेंट इमरजेंसी कंडीशंस बन जाती हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सी पैक के बारे में। ठीक है, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पाकिस्तान एंड चाइना एग्री हो गए हैं कि सी पैक को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड किया जाएगा। रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो जी है ना, बिलावर भुट्टो, चाइना की तरफ से क्विंगजैंग, और तालिबान के द्वारा एक्टिंग जो फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं अफगानिस्तान के, मौलवी आमिर खान जी जो है वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इन लोगों की, इन तीनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना, विदेश मंत्री, उनकी 5वें नंबर की चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री टॉक हुई, और उसमें इन्होंने डिस्कशन किया कि हमें बहुत सारे इश्यूज पर डिस्कशन करना है, हमें ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बढ़ानी है, हमें टेररिज्म को कंट्रोल करना है, और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बात यहाँ पे की गई। ये सारी घटना यहाँ पर हुई, और फाइनली पाकिस्तान और चाइना एग्री हो गए हैं कि इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान के रीजन तक कनेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली चाइना चाहता क्या है, चाइना ये चाहता है कि जो चाइना का ये रीजन है ना, जिनजियांग प्रोविंस, इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली आप देखेंगे ग्वादर पोर्ट के साथ वो चाहता है। तभी तो ग्वादर पोर्ट में आपको पता है ना कि चाइना का पोर्ट है, और इसी को काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पर एक पोर्ट बनाया है। उस पोर्ट का नाम क्या है, चाबहार पोर्ट है। ठीक है, तो अगर बात करें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है, और भारत इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाता है क्योंकि 3000 किलोमीटर का आपका कॉरिडोर है, जिसमें कई सारे हाईवेज, रेलवे एंड पाइपलाइंस शामिल हैं, और ये पीओके के रीजन से जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पीओके तो हमारा हिस्सा है, और हमारी परमिशन के बिना आप यहाँ से कोई प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो भारत ने इसके लिए ऑब्जेक्शन भी उठाए हुए हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान से एक और न्यूज़ है। पाकिस्तान की अभी इकोनॉमिक हालत आपने देखी काफ़ी ख़राब चल रही है, और काफ़ी वहाँ पे तो जब से इमरान खान को अरेस्ट हुआ, और काफ़ी बहुत सारे क्राइसिस आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, और लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो हज यात्रा के लिए रजिस्टर कर सकें। तो देखिएगा, पहली बार 75 सालों में पहली बार हो रहा है ऐसा कि हज कोटा जो है, पाकिस्तान ने अपना हज कोटा सऊदी अरेबिया को दे दिया। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है 75 ईयर्स में कि पाकिस्तान हैज़ मेड द डिसीजन टू सरेंडर इट्स हज कोटा टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है, महंगाई के अलावा एम्प्लॉयमेंट भी एकदम, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। तो पाकिस्तान ने 8000 अनयूज सीट जो है वो सऊदी अरेबिया को दे दी, क्योंकि जितनी सीट्स थी उस हिसाब के रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए नहीं, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। कितना, $24 मिलियन, मतलब 196 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को हुआ है। ठीक है, कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। सबसे पहली बात, मेक माई ट्रिप और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में यहाँ पर MOU साइन हुआ है, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। एक वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरुआत की गई है इंडियन लैंग्वेज में, जिससे जो ट्रैवलर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए मदद मिल सके। अगली बात है IBM ने पार्टनरशिप की है नासा के साथ, और नासा जो सैटेलाइट से अपना इमेज कलेक्ट करता है, तो उन इमेज को वो कन्वर्ट करेगा हाई रेजोल्यूशन मैप्स में। ठीक है, नासा कलेक्ट करेगा सैटेलाइट की मदद से अपना डेटा, और उसको हाई रेजोल्यूशन मैप में कन्वर्ट करने का काम IBM करेगा। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति ईरानी जी के द्वारा एक कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी। ठीक है, पोषण भी एंड पढ़ाई भी अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और माई GOB। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड माई GOB के द्वारा एक
टैलेंट हंट सिंगिंग कंपटीशन की शुरुआत की गई जिसका नाम है युवा प्रतिभा, यंग टैलेंट सिंगिंग टैलेंट हंट। ठीक है, जो लोग बड़े गाने वाने के शौकीन हैं एकदम तो पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, अभी कुछ समय पहले ही हमारे देश में चीताज की एंट्री हुई है और लगातार एक के बाद एक चीता की डेथ हो रही है। अब एक और न्यूज़ यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क से आई है कि थर्ड चीता, फीमेल जो चीता है दक्ष, उसकी भी डेथ यहाँ पर हो गई है इंजरी के कारण। नेक्स्ट है 7th एडिशन ऑफ अजय वॉरियर एक्सरसाइज, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये कंक्लूड हो चुकी है। इंडिया और यूके के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज हुई थी, इसका 7th एडिशन था और यूके में इसे कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, ये हमारी कुछ हेडलाइंस है जो हमने न्यूज़ देखी है। वही है यहाँ पे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिल गया। रतेंद्र रमन कोलकाता पोर्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं। प्रवीण चित्रवेल क्यूबा में ट्रिपल जंप में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। एस.एन. सुब्रमण्यम चेयरमैन बनने जा रहे हैं एल&टी ग्रुप के। फिर शांति निकेतन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल ने हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस को इशू किया है। यूपी में पहली पॉट टैक्सी 2024 तक शुरू हो जाएंगी। 5500 करोड़ रुपए के राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। पंजाब पहला स्टेट बन गया है जिसने राइट टू वॉक इन्फोर्स किया है। इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच में 35th नंबर का इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हुआ है। फर्स्ट एयरबस C-29 का पहली फ्लाइट इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग स्पेन में हो गई है। इंडिया जो है वो टॉप 5 कंट्री में है जहां पर बच्चों का जन्म प्री टर्म होता है, मतलब टर्म के पहले हो जाता है। और CPEC को अफगानिस्तान में एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये बातें आज हमने डिस्कस करी थी ले दे के। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हम MCQs के बारे में। पहला है फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहेगी? तो 6% रहेगी। कितनी? 6%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What is the name of rebranded loyalty program of Payback India by भारत पे? तो भारत पे ने Payback India का नाम चेंज करके जिलिन कर दिया है। ऑप्शन सी। समरेश मजूमदार, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, ये किस फील्ड से थे? तो आप सभी को पता है, एक राइटर थे, लेखक थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द टेक्निकल ऑफिसर कमेटी बाय द बैडमिंटन एशिया? तो किसे बनाया गया है टेक्निकल ऑफिसर कमेटी का चेयरमैन? ओमर राशिद को। ऑप्शन ए। फिर है पिट्सबर्ग डायलॉग 2023 ऑन क्लाइमेट चेंज रिसेंटली कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में हुआ था, है ना? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वो राज्य है। ऑप्शन ए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। मिताई आर द लार्जेस्ट इथिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट? आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश? जो भी सही आंसर आपको लगता है आप कमेंट में हमें बताइए। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।